हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात एक बार फिर से कोरोना की, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तादाद लगातार बढ़ती हुई जा रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में 15% से ज्यादा केसेस में उछाल देखा जा रहा है, तो तशवीश भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़े 2 लाख के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कल की हम बात करेंगे तो कल आंकड़ा हो सकता है कि 2.5 लाख के करीब पहुंच जाए। आज 1,94,000 कुछ केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद तशवीश लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में 1-2 हफ्ते में ये केसेस मजीद बढ़ेंगे। जब केसेस मजीद बढ़ रहे हैं तो सरकारें भी पाबंदी आयद कर रही हैं। चुनावी शोर हालांकि जारी है, लेकिन चुनावी शोर पर कसदन पाबंदी लगाई गई है। रोड शोज नहीं किए जा सकते, रैलियां नहीं की जा सकती। वर्चुअल तरीके से रैली और घर घर जाकर नेताओं को बातचीत करना है आवाम से, यानी वोटर से। मुख्तलिफ जो रियासतें हैं जहां पर इंतखाबात होने वाले, वहां पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहले ही हुक्मनामा जारी कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक का भी निफाज हो गया है। लेकिन दर्द सर भी सरकारों के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो पाबंदियां लगा भी रहे हैं और कुछ रियासतें ऐसी हैं, यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर पाबंदियों के हटाने की भी बात हो रही है, जिसमें दिल्ली भी एक है, जहां पर वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है दिल्ली के कि कोरोना जिस तरह से कम आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि पाबंदियां हटाई जाए। वहां पर जो केसेस हैं कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। फिलहाल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों का क्या हाल है हम जानेंगे खास मेहमानों से, खास डॉक्टर से, कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को कोरोना के नए वेरिएंट को देखा जा रहा है, ओमिक्रॉन के शक्ल में, तो कैसे बचा जाए और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, और साथ ही साथ सेकेंड डोज लगाने वालों को भी कोरोना हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये तमाम सवालात हैं जो एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने पैनल में एक्सपर्ट को भी, डॉक्टर को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में क्या हाल है कोरोना का, ये जानने के लिए हमने कई अपने रिपोर्टर्स, अपने साथियों को इस प्रोग्राम में मधु किया है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हम सर्वेश तिवारी का, रिपोर्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। साथ ही साथ रचना उपाध्याय कैपिटल दिल्ली से जुड़ रही है हमारे साथ। रचना दिल्ली का हाल बताएंगी। तो वहीं गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दीपिका खुमान जुड़ रही हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विंडो में। और चौथी विंडो में शब्बीर हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। उनका भी हम रुख करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हाल है, एहतियाती तदाबीर किस तरह से इख्तियार किए जाने की बात हो रही है। सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रचना, वजीर सेहत ने तो कह दिया है कि केसेस कम आ रहे हैं, लिहाजा पाबंदियों को हटाने का वक्त आ गया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पाबंदियां दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में क्या हटाई जा सकती हैं? केसेस कंपेयर करके बताइएगा कि पिछले 2 दिनों के बाद आज का आंकड़ा दिल्ली का क्या कह रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले दिल्ली में तेजी से बढ़ने लगे थे, और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि आज 25,000 के करीब मामले आ सकते हैं, और अगर हम पीछे के 2 दिनों की बात करें तो 22,000 मामले हमने देखे थे और 17 से 18,000 के बीच के मामले सामने देखने के लिए मिले थे। उनका कहना है कि पॉजिटिविटी रेट्स थे, ये तय नहीं किया जा सकता है कि जो कोविड है वो अपने पीक पर है या नहीं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी सिचुएशन है कोविड की, वो दिल्ली में कहीं ना कहीं स्थिर बनी हुई है, तो ऐसे में पाबंदियां कम की जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर कई सारी पाबंदियां दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई है, लेकिन ये बात तब की है जब मामले यहाँ पर कम हो जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से अभी प्रेडिक्शन की गई है कि 25,000 के करीब मामले सामने आ सकते हैं, और ये जो बात उन्होंने कही है वो इस बिहाफ पे कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो बेड की संख्या अस्पतालों में है, जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा था कि तेजी से मामले बढ़े थे और जो बेड की संख्या है वो भी ऑक्यूपाइड हुई थी, लोग तेजी से अस्पताल की तरफ गए थे। क्योंकि ये माइल्ड है, इसका जो वायरस है ये काफी ज्यादा माइल्ड है यहाँ पर, तो ऐसे में अस्पताल में काफी सारे बेड्स अभी खाली पड़े हुए हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है यहाँ पर, और दिल्ली में अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात देखें तो यहाँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, और जिस तरीके से पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर
वीकेंड कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है और लोगों से लगातार सरकार ये अपील कर रही है कि जो भी सरकारें अपील कर रही, पॉजिटिविटी रेट हालांकि दिल्ली का बढ़ रहा है, लेकिन मरीजों की तादाद अस्पतालों में ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बताइएगा महाराष्ट्र का हाल क्या है? दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है लेकिन मरीजों की तादाद अस्पतालों में ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र में क्या इस तरह देखा जा रहा है कि मरीजों की तादाद हॉस्पिटलाइज्ड हो रही है, मरीज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में? क्या अपडेट? सर्वेश, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद सर्वेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शब्बीर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जम्मू कश्मीर का क्या कुछ हाल बताइएगा? ओमिक्रॉन का कल तस्दीक हुई है। ओमिक्रॉन की आमद का ऐलान हो गया। कल 5 केस यहाँ पे पाए गए, जिनमें से 2 यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। जम्मू में हालांकि पहले ही तस्दीक हो चुकी थी, लेकिन ओमिक्रॉन की यहाँ मौजूदगी है, इसके आसार साफ पिछले 1 हफ्ते से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते में जो कुल कोविड मामले हैं उनमें 5 गुना इजाफा हो गया और श्रीनगर शहर जो है वो मरकज बना हुआ है इसका। तो जो ओमिक्रॉन की जीनियाती तज्जिए में बहुत देर लग रही थी, 20, 21 और 22 को वो सैंपल चले गए थे दिल्ली और वहां से अब जाके कहीं तस्दीक हुई है। तो माहिरीन का ये शुबा है कि यहाँ पे ओमिक्रॉन डेल्टा के साथ, जो डेल्टा वेरिएंट पहले से यहाँ पे ज्यादा था, उसके साथ यहाँ ओमिक्रॉन की भी प्रेजेंस अब काफी बढ़ गई है, ये उनका शुबा है। हालांकि जो अस्पताल का जो इंतजामात का ताल्लुक है, यहाँ पे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि अस्पतालों में कोई भीड़ हो या इस तरह का कोई मसला हो, लेकिन ओमिक्रॉन से लड़ने का जो इन्फेक्टिविटी इसकी है, जो इन्फेक्शियस है, ये जिस तेजी से ये बढ़ता है, वो एक परेशानी रहती है कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो, जैसे हमारे दिल्ली के साथी बता रहे थे कि ऐसी कोई सूरत ना हो कि अस्पतालों में केस भर जाएं। हालांकि लेकिन ऐसी यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई सूरत हाल नहीं है। परेशानी इस बात को लेके है कि सरमा है, सरमा में ज्यादातर लोग एक जगह रहते हैं, एक कमरे तक को सीमित हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से गर्मी करने के लिए साथ रहते हैं। तो एसओपीज पे बड़ी ये परेशानी रहती है कि डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें, वो एक परेशानी बनी हुई है यहाँ पे। बाकी जो इस तरह की कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, कोविड एसओपीज को लागू करने की परेशानी है और ओमिक्रॉन को लेकर कल से यहाँ पे जो इंतजामिया है उनकी भेजा गया नमूना, फिर उसके बाद तब सवाल ये उठता है कि क्या नमूने जांच की जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर उसका किट अभी दस्तयाब नहीं जम्मू कश्मीर में? इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। एक बार रुख कर लेते हैं एक बार फिर से महाराष्ट्र का। सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर सर्वेश के बाद फिर गुजरात का रुख करेंगे। दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। सर्वेश, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का क्या कुछ हाल है? मरीजों की तादाद कहीं बढ़ तो नहीं रही अस्पतालों में? देखिए, अभी 5-6 दिन पहले ही अगर पहले मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में महापौर ने जिस तरह से बयान दिया था कि जो 100% जो बेड की संख्या थी, तो उसमें से महज सेकेंड वेव के मुकाबले इस दौरान सिर्फ 20% लोग बेड पे मतलब मरीज एडमिट किए जा रहे हैं अस्पतालों में, मतलब कि 80% बेड अभी भी खाली हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 30,000 के ऊपर लगातार आ रहे हैं, अभी तक हाईएस्ट आंकड़ा जो है 3-4 दिन पहले 44,000 के करीब आया था, कल 34,000 के पार आया था। तो कुल मिला जुला के कोरोना के आंकड़े जरूर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की परिस्थिति जैसी कुछ भी हालात सरकार की तरफ से नहीं लागू किए जा रहे हैं। प्रतिबंध, कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं, लेकिन ये प्रतिबंध और पाबंदियां लोगों के जान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक चाहे धार्मिक स्थल हो या लिकर शॉप हो, इन जैसे स्थानों को लेकर कोई कड़े नियम लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे बार बार जो जिस तरह से महाराष्ट्र के मंत्री आकर, जैसे अभी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने थोड़ी देर पहले बयान दिया, अब जो मुंबई के पालक मंत्री भी हैं, कि टेस्टिंग किट की जो एक शिकायत आ रही थी कि लोग टेस्टिंग किट मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट नहीं आ रही है, वो पता नहीं चल पा रही थी।
तो ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूटर को कि जो भी लोग टेस्टिंग किट आपके पास से लेके जा रहे हैं वो अपना नाम और नंबर आपके पास दर्ज कराएं, ताकि उनसे सरकार प्रशासन स्थानिक लेवल पे बातचीत कर सके कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। यानी तो डेटा जो है मुकम्मल तौर पर सामने आ सके क्योंकि है। मुल्क में कितने कोरोना के केसेस हैं, साफ शफाफ तरीके से उनकी तादाद सामने आ सके। क्योंकि एंटीजन टेस्ट की अगर हम बात करें तो लोगों की भीड़ दुकानों पर दिख रही, वो लेकर जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में नहीं दर्ज हो रहे हैं। तो तशवीश इस हवाले से जिस तरीके से सर्वेश तिवारी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़कर ये बात कह रहे थे, वो इसी तरफ बातें इशारा कर रही हैं। दीपिका को रुख कर लेते हैं। दीपिका, ये बताइएगा कि गुजरात का क्या हाल है? अहमदाबाद से आप जुड़ रही हैं, अहमदाबाद में क्या कुछ हाल? ICMR ने नए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए, लोगों को पता चल पाए हैं नए गाइडलाइंस? बिल्कुल सना, लास्ट हमारी जब बात हुई थी वो 3 तारीख थी और उस 3 तारीख को 2000 से 3000 के बीच गुजरात का जो आंकड़ा था वो था। और अब की जो हाल है, मतलब कल की अगर बात की जाए तो कल जो रेशियो मिला गुजरात में 7000 से ज़्यादा केस पॉजिटिव है। इसमें खास तौर पे अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केस है। इसी के बीच कई सारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इसके बीच अच्छी बात यह है कि किसी की डेथ नहीं हुई है, तो अच्छी बात ये हुई है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो गुजरात में दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जो सिचुएशन थी जो हमने सेकेंड वेव में देखी, ऐसे थर्ड वेव में देखने को नहीं मिली। जैसे कि हमारे सहयोगी दिल्ली से बताए, रचना जी ने बताया कि ये जो केस है वो दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रहा है वेरिएंट, इसी तरीके से गुजरात में भी कोई चेंज नहीं है, बस इसी तरीके से वेरिएंट काम कर रहा है। हाँ, केस पॉजिटिव आ रहे हैं, ज़्यादा केस पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी के बीच गुजरात सरकार ने पाबंदियां भी लगानी शुरू कर दी है। कल ही जो पाबंदी लगाई उसमें सबसे ज्यादा जो समारोह होता है, लग्न समारोह, धार्मिक समारोह, वहां पे लोग बस 150 जितने इकट्ठा हो सकते हैं। पहले 400 लोग थे, अब जो संख्या है वो बढ़ाने की जगह घटा दी है। बिल्कुल, तो गुजरात और दिल्ली में अगर आप कंपेयर करेंगे तो गुजरात सरकार पाबंदियां लगाने की सोच रही है और दिल्ली सरकार पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश में है। रचना हमारे साथ जुड़ रही है लगातार इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रचना, दिल्ली सरकार ने इशारे तो दिए हैं कि वो पाबंदियां धीरे धीरे कम करेंगे। आपके मुताबिक क्या लगता है कि अगर वो पाबंदियां हटाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो पहले मरहले में शामिल हो सकती हैं, जिसे खोला जाएगा या जिसमें रियायत दी जाएगी? देखिए सना, जिस तरीके से कोविड तेजी से बढ़ा और उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो लगा दिए ताकि जो कोविड के बढ़ते प्रकोप को कम किया जा सके। और दिल्ली सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, उस तरीके की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। और सख्ती बढ़ाते हुए जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, यहाँ तक कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और जो कि एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है सिर्फ वही ऑफिसेज खुलेंगे। सरकारी ऑफिसेज में भी 50% की कैपेसिटी कर दी है। और अब चूंकि पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर जरूर बढ़ रही है, लेकिन बहुत अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर लोगों ने बखूबी वैक्सीनेशन करवाया है। तो ऐसे में जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट अगर कम होता है तो सरकार ने फिलहाल ये बात कही है कि स्थिति स्थिर हो रही है और आने वाले समय में यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कम हो सकते हैं। और जब आंकड़े कम होंगे तो ऐसे में जो पाबंदियां हैं वो हटाई जा सकती हैं। अगर हटाने की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में फिलहाल आप बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, आप सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी करा सकते हैं। तो हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट्स है उनको खोलने की जो पाबंदी यहाँ पर लगाई गई है ना खोलने की, वो पाबंदी हटा दी जाए, या जो ऑड इवन के आधार पर अभी बाजार खुल रहे हैं या जो साप्ताहिक बाजार हैं वो खुल रहे हैं उनको हटा दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया है सैटरडे संडे को, तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर दिल्ली में हालात आने वाले दिनों में अच्छे होते हैं तो ये पाबंदियां हटाई जा सकती हैं, लगाई नहीं हटाई जा सकती हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां पर सरमा चिल्लाकला चल रहा है और इस बीच ओमिक्रॉन के केसेस 4 से 5 आ चुके हैं। और शब्बीर, आप कह रहे थे कि नमूनों की जांच के लिए दिल्ली भेजा गया, तो क्या वहां पर इसकी सहूलियात अभी मैसर नहीं है टेस्टिंग की, ओमिक्रॉन की? जी नहीं सना, यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है और ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। और
जम्मू कश्मीर में कहीं भी, मुझे लगता है कि कई और रियासतों में भी नहीं इस तरह की सहूलियात हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होगी कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। इसलिए यहाँ से नमूने दिल्ली जाते हैं। अब मसला ये नहीं है कि दिल्ली ले लिए जाते हैं, मसला ये है कि दिल्ली से उनकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। आप सोचिए कि जो पहला केस यहाँ पे पाया गया कल ओमिक्रॉन का, उसका सैंपल 20 दिसंबर को 2021 में गया था यहाँ से। तो इतनी देर के बाद जब आपको वो रिपोर्ट मिल जाती है तो तब तक मामला काफी बढ़ गया होता है। और यानी इन्फेक्टेड जो मरीज रहता है वो कहाँ जाता है और कहाँ ओमिक्रॉन फैलाता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आई तब तक पता चल पाया कि मरीज इन्फेक्टेड था और पता चला कि पॉजिटिव है। तो इस वक्त में एक चेन बन जाती होगी। इस जानिब इंतजामिया को, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुल्क के कई रियासतों और यूटीज में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल करानी चाहिए यूटी, क्योंकि बड़ा एक छोटा मोटा यूटी नहीं है, बड़ा है, वहां पर लोगों की तादाद भी ज्यादा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। सर्वेश, ये बताइएगा कि पाबंदियों के हवाले से जो निफाज जारी हैं, महाराष्ट्र में केसेस को देखते हुए सरकार इस वक्त किस मकाम पर है, क्या सोच रही है सरकार? देखिए सना जी, जो पाबंदियां सेकेंड वेव के दौरान लगाई गई थी उसके मुकाबले ठीक उसी तरह की पाबंदियां इस बार भी हैं। चाहे मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, लोकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, जितने भी यात्री बाहरी देश से आ रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट चेक किया जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन्हें आइसोलेशन 7 दिन के लिए रखा जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट 72 घंटे की पहले की है वो भी चेकआउट की जा रही है। जैसे कर्नाटक बॉर्डर की बात करें, अलग अलग राज्यों के बॉर्डर की बात करें, तो उन बॉर्डर से आने वाले तमाम जितने ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे क्लीनर हो, तमाम जो लोग हैं उनको भी लेके महाराष्ट्र सरकार अलर्ट है। उनके तमाम चेकिंग की जा रही है। हालांकि ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है महाराष्ट्र की, उनकी तरफ से सरकार को एक अपील की गई थी कि एक साथ ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे हज़ारों ट्रक ड्राइवर का, हज़ारों क्लीनर का, हज़ारों जितने ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र करते हैं, उनकी वैक्सीन सर्टिफिकेट लाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो रियायत कुछ सरकार से मांगी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मुकम्मल जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस समय थोड़ी सी पाबंदी, थोड़ी सी कड़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास जो दूसरी लहर का एक जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो काफ़ी भयानक था, देश दुनिया ने देखा था जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट सरकार ने यहाँ पर लगाया, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है अलग अलग राज्यों से महाराष्ट्र में की गई थी, तो वो उस स्थिति महाराष्ट्र में इस बार सरकार बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहती। और यही वजह है कि सरकार अभी पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं 1200 के ऊपर हैं। और जो उसमें महज मुंबई की बात करें तो 606 केस जो हैं वो मुंबई में है महज ओमिक्रॉन के, और 2 लाख के ऊपर जो केसेस हैं कोरोना के पूरे महाराष्ट्र के हैं, और 1 लाख के ऊपर जो करीब केस हैं कोरोना के वो महज मुंबई में है। तो सरकार और पूरी स्वास्थ्य विभाग, टास्क फोर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है। रोजाना जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नुमाइंदों से, तमाम मंत्रिमंडल से बातचीत करते रहते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है, जहां बरतने की जरूरत है। साथ ही जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं लगातार उस पर नजर भी बनाए रखें। इस बीच हमारे साथ एक खास डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हसीब अहमद खान, जनरल फिजिशियन है। आप हमें बैंगलोर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हसीब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हसीब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? यहाँ पे आ जाता। शायद डॉक्टर हसीब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए रचना का रुख कर लेते हैं। रचना, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी की कि ओमिक्रॉन के पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने देखा दूसरी लहर में या उससे पहले हमेशा टेस्टिंग पर जोर दिया जाता रहा। तो ये दोनों बातें जो हैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक वक्त ऐसा था कि जब गाइडलाइंस आईसीएमआर जारी करता था तब कहता था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, सरकार भी इसी पर जोर देती थी। और अब जबकि ओमिक्रॉन दूसरी लहर में आए कोरोना या डेल्टा प्लस से ज्यादा केसेस उसके बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, और उस वक्त कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कम कराई जाए, यानी क्लोज कांटेक्ट में आने वाले लोग टेस्ट ना भी कराएं तो चलेगा। देखा था कि टेस्टिंग आपने पर फोन ज्यादा वहां से जोर कट था, गया मेरा लेकिन फोन। जब ये थर्ड वेव, बिल्कुल बोलिए। जब ये थर्ड वेव आई है तो थर्ड वेव में जिस तरीके से हमने ओमिक्रॉन नया जो वेरिएंट आया, ये सुपर स्प्रेडर है क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बेहद माइल्ड है।
तो ऐसे में प्रिकॉशन अगर हम रखें और होम आइसोलेशन पर जोर दें, अगर हमें लगता है, अगर हमें टेस्टिंग में आया है कि हम पॉजिटिव आए हैं या हमें किसी तरीके के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, तो ऐसे में इसका जो संक्रमण है वो दूसरों में नहीं फैलेगा और टेस्टिंग की जरूरत शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगी होम आइसोलेशन पर। और आइसोलेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इससे ठीक हो सकते हैं। और आपने सना ये भी देखा होगा कि पिछली बार जब हमने सेकेंड वेव देखी थी तो होम आइसोलेशन का जो ड्यूरेशन था वो 14 दिन का था, लेकिन वो भी घटाकर अब 7 दिन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है सामने। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि सेकेंड वेव में हमने देखी थी चीजें, ये बेहद माइल्ड है। तो इसको आइसोलेशन से भी ठीक किया जा सकता है, प्रिकॉशन के साथ अगर हम रहें। और जिस तरीके से लगातार मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार ये बात की जा रही है, अगर हम इसको अपनाते हैं तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है यहाँ पर। बिल्कुल। डॉक्टर हसीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हसीब अहमद खान जनरल फिजिशियन है, बैंगलोर से ज्वाइन कर रहे हैं। आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? मैं सना बात कर रही हूँ न्यूज़ 18 उर्दू से। हसीब, डॉक्टर हसीब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। मैं वही सवाल करूंगी जो मैं अपनी साथी रचना से पहले कर रही थी। सवाल ये कि गुज़िश्ता दिनों आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस जारी की कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आने वाले ओमिक्रॉन के मरीजों को टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। पहले आईसीएमआर इस तरह की गाइडलाइन जारी करता था और कहता था कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आते हैं वो टेस्ट कराएं, और टेस्ट कराने पे ज्यादा जोर दिया जाता था। इस वक्त ऐसा क्या हुआ जो आईसीएमआर ये कह रहा है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान आप देख पा रहे हैं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर हसीब अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर इंडो वर्ल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट बैंगलोर से। मैं जी सना आपने बात किया एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन जो है, तो उसमें मैं जहां तक ये समझता हूं कि अगर हर कोई जाकर के जिसको सिम्टम्स ही नहीं है किसी चीज के और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो लोग भी किसी न किसी के कहने पे जाकर के वहां पे टेस्ट करा लेते हैं, तो जाहिर है कि वहां पे क्राउड ज्यादा होगा और ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे। जहां तक हम समझते हैं कि ये बेहतर नहीं होगा। अगर जिस किसी को फीवर है, माइल्ड फीवर है और उसके साथ गले में खराश है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर थोड़ा बहुत भी नजला या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो एज पर डॉक्टर के गाइडेंस पे वो काम करें और अपनी मर्जी से ना करें। अपनी मर्जी से करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एज पर डॉक्टर की गाइडलाइन से करेंगे। जो आपके एरिया में जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे एक मर्तबा कंसल्ट करिए, फिर जैसे वो गाइड करते हैं उसके मुताबिक आपको आगे कदम रखना चाहिए। जी, दीपिका को रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई। दीपिका, पहले के मुकाबले 2 से 3 दिनों में हमने देखा कि गुजरात में भी केसेस ज्यादा आए हैं। ऐसे में अवाम जाहिर सी बात है डर रहे होंगे, और दीगर रियासतें जो हैं, स्टेट जो हैं, वहां पर तो आंकड़े बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुजरात की स्थिति अभी सही है, हालात सही हैं, लेकिन हालात ना बिगड़े, अवाम से सरकार क्या कुछ कह रही है, और क्या पार्टीज और शादियों में लोगों के जाने की जो तादाद थी उसे कम किया गया है, और पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है उसमें भी किसी न किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है या नहीं? बिल्कुल, गुजरात सरकार ने खास तौर पे कल ही जो गाइडलाइन जारी की उसमें बताया गया कि अभी तक जो 400 लोग शादी और विवाह में शामिल हो सकते थे, अब उसकी संख्या 150 कर दी है। और इसी के बीच खास तौर पे अगर बात की जाए तो सरकारी जो कचहरी होती है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा गुजरात में गुजरात टूरिज्म है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। सना मैं अगर बात करूँ तो 22 दिसंबर में खासतौर पर गुजरात और अहमदाबाद में, खासतौर पर अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक तेजस एक्सप्रेस थी, वो शुरू की गई थी, लेकिन उसमें 5 दिन तेजस एक्सप्रेस चलेगी ऐसी बात होने के बाद परसों खास तौर पे 3 ही दिन मुंबई से अहमदाबाद की जो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, उसको 3 ही दफे मतलब शुरू की जाएगी। 3 ही दिन वो मुंबई जा पाएगी, मुंबई से अहमदाबाद आ पाएगी। तो ये पूरी टूरिज्म में भी इफेक्ट हुई है। और रेल मंत्रालय ने भी खास तौर पे इसके ऊपर खुलासा किया था। गुजरात सरकार ने भी बताया था कि टूरिज्म में ज्यादा इफेक्ट हुई है इसकी कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो है कम तादाद में जा रहे हैं, दूसरी रियासतों का रुख
करने वाले जो टूरिस्ट हैं वो नहीं जा रहे हैं। टूरिज्म पर इफेक्ट का तो एक पहलू है, लेकिन जान है तो जहान है कहा जाता रहा है। हसीब साहब, डॉक्टर हसीब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, चूंकि वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस बढ़ेंगे, हो सकता है 7 से 8 लाख केसेस हो जाएं। जी, जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों को गेट टुगेदर नहीं होना चाहिए, और फंक्शन में, शादी में कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल करने की जरूरत है। एज पर ICMR और WHO गाइडलाइंस जो भी आई हुई हैं, मैं यही कहूंगा कि लोगों को बेहतर से बेहतर एक दूसरे का जो है साथ दे करके और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करते हुए साथ दीजिए, साथ मार्केट या कहीं क्लोज कांटेक्ट में आकर नहीं, बल्कि दूरी बनाकर साथ दीजिए, कहना है डॉक्टरों का, क्योंकि जान है तो जहान। एक बार फिर से मैं इसी बात को दोहराती हूं। और तमाम अपने रिपोर्टर्स का शुक्रिया, साथ ही डॉक्टर हसीब साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आदाब, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।